वेलकम टू कृष्णा फिजिक्स क्लासेस भागलपुर। प्रत्येक साल की तरह इस बार भी हम लोग का इस कृष्णा फिजिक्स क्लासेस के बैनर तले पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल का बैच का शुरुआत ऑफलाइन मोड में हो गया है। अभी आप लोगों का महा मैराथन क्लास चल रहा है। प्रत्येक दिन हम लोग महा मैराथन क्लास में पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, ITI, BSc नर्सिंग, BSc एग्रीकल्चर, जो कि इस तरह के बिहार में एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, कहीं भी किसी भी राज्य का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो तो उसके लिए ये वीडियो पूरा पावरफुल होगा। तो आइए हम लोग महा मैराथन में आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वह सदिश और अदिश होगा। सदिश और अदिश। यदि आप लोग में कोई भी स्टूडेंट यदि मेरे साथ ऑफलाइन और सभी विषयों के अलग अलग अनुभवी शिक्षकों के द्वारा यदि पढ़ना चाहते हैं तो मेरा ये प्यारा सा मोबाइल नंबर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे नीचे में। इस नंबर पर आप कॉल करके किसी विशेष कोई भी जानकारी चाहते हैं तो प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आप इस चैनल को पूरा ऑन किए होंगे तो आज सदिश और अदिश के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी और इसके माध्यम से यदि आप क्लास करते हैं तो आपको पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा यदि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला जो आपका हम पढ़ाए थे यूनिट एंड डायमेंशन, और दूसरा हम आज पढ़ाने वाले हैं सदिश और अदिश। एक ही क्लास में ये पूरे चैप्टर को खत्म कर देंगे और एक ही क्लास में ये खत्म होता नहीं है, चूंकि अभी हम सिर्फ थ्योरी लेके चल रहे हैं और थ्योरी के साथ यदि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेरे साथ आपको ऑफलाइन बैच में जुड़ना होगा। तो चलिए आज थ्योरी का हम लोग क्लास करते हैं और इसका डिटेल पढ़ाई के लिए आपको ऑफलाइन में आइए, आपको बेहतर तरीका से पढ़ाएंगे। यदि तो फिलहाल अभी एक क्लास में इसको ख़त्म करेंगे, लेकिन जब इसको ऑफलाइन में पढ़ाते हैं तो कम से 5 से 6 दिन आपका ये पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल के लिए चलता है। तो चलिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सदिश और अदिश। तो चलिए ध्यान दीजिए सदिश अदिश होता क्या है। सबसे पहले हम बात करें सदिश क्या होता है और फिर हम बात करेंगे अदिश क्या होता है। देखिए सदिश का मतलब होता है, आप पढ़े होंगे जो 12 पास होंगे वह 11th क्लास में वेक्टर एंड स्केलर पढ़े होंगे। ऐसे स्टूडेंट जो कि इस बार 10th पास करके आए हैं वह 11th क्लास में आप वेक्टर और स्केलर पढ़िएगा और ये 10th क्लास में के बाद जो 11th में वेक्टर और स्केलर जो पढ़ना पड़ता है इसमें लगभग 10 से 15 क्लास लग जाता है पूरे चीज़ को अच्छे से सिखाने में। लेकिन अभी हम आपको इतना सिखा देंगे ताकि आपका पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, ITI में यदि इससे क्वेश्चन आता है तो आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाइए। लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको इससे ज़्यादा की भी आवश्यकता हो सकती है। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। तो सदिश का मतलब होता है जिसमें परिमाण के साथ साथ निश्चित दिशा हो वह सदिश होता है। साथ ही ये सदिश के त्रिभुज नियम का पालन करना चाहिए। अब सदिश के त्रिभुज नियम होता क्या है इसकी जानकारी हम आगे देंगे। लेकिन अदिश की बात करें तो इसमें केवल परिमाण होगा और कोई निश्चित दिशा नहीं होता है, तो उसको हम लोग अदिश कहते हैं। अब सवाल यहाँ पे उठता है कि परिमाण क्या है और दिशा क्या है। जरा समझ लीजिए इस चीज को। परिमाण क्या होता है, आपके साथ 2 वर्ड आया, एक परिमाण और दूसरा आया दिशा। कैसे पहचानेंगे कि परिमाण और दिशा क्या होता है। परिमाण किसी भी राशि का जो मान होता है उसी मान को परिमाण कहते हैं। माइंड में सेट कीजिए, किसी भी राशि का जो मान होता है उसी मान को परिमाण कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, जैसे मान लीजिए द्रव्यमान है किसी चीज का वह है 8 kg,
ये 8 kg इसका क्या हो गया, परिमाण हो गया। अब 8 kg कहीं भी कोई भी मटेरियल हो तो इसमें ये जो 8 kg है इसमें ये परिमाण है, लेकिन 8 kg का कोई डायरेक्शन, निश्चित डायरेक्शन नहीं होता है, तो इसका दिशा, निश्चित दिशा नहीं होता है। तो इसका मतलब इसमें परिमाण तो है लेकिन दिशा नहीं है, तो ये हो जाएगा अदिश, ये हो जाएगा अदिश राशि। लेकिन जैसे ही हम विस्थापन की बात करते हैं, याद करना विस्थापन, तो विस्थापन क्या होता है, दो बिंदु के बीच का न्यूनतम दूरी, ये मान लो A है, ये आपका B है, तो इसके बीच का जो ये न्यूनतम दूरी है, इस न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन। A से B गए तो A से B जाने का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा उसको विस्थापन कहेंगे। तो यहां से मान लीजिए A से चले और B तक गए तो इसमें क्या डायरेक्शन हुआ, तो ये जो तीर का निशान बताएगा यह इसके दिशा को बताता है, जहां से आप जिधर चलते हैं वो आपका डायरेक्शन हो गया। और यहां से मान लीजिए ये जहां से चले ये आपका पॉइंट ओरिजिन कहलाता है। ओरिजिन मतलब होता है मूल बिंदु, जहां से चलना प्रारंभ करते हैं। और जितना दूरी कवर करेंगे, कुछ ना कुछ तो डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन कवर करेंगे। मान लीजिए 100 मीटर आगे चले B तक आने के लिए, तो ये 100 मीटर जो हो गया ये आपका परिमाण हो गया, परिमाण। तो ये परिमाण हो गया और ये इसमें दिशा भी है, तो परिमाण और दिशा जिसमें होगा वह आपका सदिश होगा। साथ ही सदिश के त्रिभुज नियम का भी ये पालन करता है सदिश, लेकिन अदिश जो है त्रिभुज नियम का पालन नहीं करता है। जैसे दूरी के बारे में आप जानते होंगे, किसी भी दिशा में दो बिंदु के बीच की लंबाई को दूरी कहते हैं, किसी भी दिशा। तो यहां से यहां आया तो बताइए A से चला और B तक आया, अब A से B गया होगा, क्या इसका कोई निश्चित दिशा तो नहीं है, कभी इधर आया कभी ऊपर गया, तो डायरेक्शन इसका चेंज कर रहा है, कोई निश्चित दिशा नहीं है। तो इसमें दिशा निश्चित नहीं है, लेकिन यहां पे कुछ ना कुछ तो लंबाई कवर क्या होगा। मान लीजिए 50 मीटर चला तो 50 मीटर क्या हो गया, परिमाण, परिमाण। ध्यान दीजिएगा, इसमें परिमाण, तो इसमें परिमाण है, निश्चित दिशा नहीं है, यह अदिश होगा। तो ऐसे राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ निश्चित दिशा होगा वह सदिश होगा। जिसमें केवल परिमाण हो और निश्चित दिशा नहीं हो उसे हम लोग कहते हैं सदिश, जिसमें परिमाण के साथ साथ निश्चित दिशा हो उसको हम लोग बोलेंगे सदिश। जिसमें केवल परिमाण हो और निश्चित दिशा नहीं हो उसे हम लोग बोलेंगे अदिश राशि। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे परिमाण और दिशा किसमें निश्चित होता है, किसमें नहीं होता है। तो चलिए सदिश और अदिश हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। सदिश राशि क्या होता है, वैसे राशि जिसमें दिशा और परिमाण, मैग्नीट्यूड कहते हैं परिमाण को, दोनों हो सदिश राशि कहलाती है। यह साधारण जो बीजीय गणित जो होता है, सिंपल अलजेब्रा और बेसिक मैथमेटिक्स के नियमों का पालन नहीं करता है। यानी जैसे इस चीज को सिंपल अलजेब्रा क्या होता है जरा समझिए। यहां पे ये नहीं चलेगा वेक्टर में कि 2 + 3 + 3 6, ये गलत हो जाएगा वेक्टर के अनुसार। मतलब यहाँ पे बेसिक जो आप पढ़ते हैं जैसे अलजेब्रा, सिंपल अलजेब्रा, ये वेक्टर में ये लागू नहीं होता। वेक्टर के लिए जोड़, घटाव, गुणा सब कुछ अलग अलग होता है, जो कि आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए सदिश में केवल परिमाण हुआ, सदिश में परिमाण और दिशा दोनों ही होगा तो सदिश होगा। और अदिश में क्या होगा, वैसे राशि जिसमें केवल परिमाण हो और दिशा नहीं हो, ऐसे राशि को हम लोग क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। तो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सभी अपना अपना नोट्स बनाते जाइएगा।
साथ ही पूरा वीडियो, सभी पूरे फिजिक्स का वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए, पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाइएगा तो चैप्टर बाय चैप्टर आपको हर चैप्टर का वीडियो मिलेगा। ये वन शॉट वीडियो है, ये ध्यान में रखिएगा। इतना ही नहीं इसमें पढ़ाते हैं, बहुत सारे चीज को पढ़ाते हैं। तो वन शॉट वीडियो आपके बेसिक को मजबूत कर देगा। फिर आइए हमारे साथ ऑफलाइन बैच में जुड़िए और भी आनंद आपको आएगा। अदिश राशि और सदिश राशि दोनों में देखिए कौन सा अदिश होगा, कौन सा सदिश, एक टेबल है, उसको आपको याद रखना है। फिलहाल आप मेरे साथ नोट्स भी बना सकते हैं। यदि नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं, यदि पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। जैसे सदिश राशि है तो सदिश में क्या क्या आएगा, जिसमें परिमाण और निश्चित दिशा दोनों होगा वह सदिश होगा। तो ऐसे राशि होते हैं विस्थापन, वेग, त्वरण, विद्युत क्षेत्र, बल, संवेग, आवेग, उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र, धारा घनत्व, ये सभी जो राशि है ये आपका सदिश राशि होते हैं। इसमें परिमाण के साथ साथ निश्चित दिशा भी होता है। लेकिन अदिश राशि की बात करें तो द्रव्यमान हो गया, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, शक्ति हो गया, क्षेत्रफल हो गया, घनत्व हो गया, चाल, दाब, आयतन, दूरी, समय, विभव, ताप और धारा, ये सभी जो होते हैं अदिश राशि होते हैं। इसमें कोई निश्चित दिशा नहीं होता है, परिमाण तो होता है। जैसे ताप की बात करें तो ताप देखिएगा, ठंडा के मौसम में जब आप आग जलाते हैं तो आप जब सेधते हैं, आग जब जलता है वो चारों साइड से फैल जाता है, तो उसका कोई निश्चित दिशा नहीं है। लेकिन परिमाण होगा, वह कितना टेम्परेचर होगा वो बतलाएगा। तो परिमाण तो होगा लेकिन इसमें निश्चित दिशा नहीं होगा, ये आपका अदिश राशि होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब सदिश राशि का हम लोग जो है निरूपण देखेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अभी जस्ट हम बताएं सदिश को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए रेखाखंड, लाइन सेगमेंट का यूज करते हैं। जैसे यह एक लाइन है, यह आपको सदिश को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे जिस पॉइंट से यह देखिएगा तीर होता है, ये तीर को हम लोग कहते हैं टेल, और टेल को हिंदी में कहते हैं पूंछ। ये मूछ नहीं है, पूंछ है। इसको कहते हैं हेड, हेड को कहते हैं सिर, ये सिर होता है। और जहां से कोई भी वेक्टर चलता है इसको हम लोग कहते हैं ओरिजिन, ओरिजिन मूल बिंदु। और जो ओरिजिन से जो भी डिस्टेंस कवर करेगा वह परिमाण होगा, तो परिमाण हो गया। और ये हेड ये बतलाता है कि तीर का जो निशान है, ये तीर जो देख रहे हैं ये तीर बताता है दिशा को। तो ये जो रेखाखंड के साथ जो हम तीर लगाए, ये पूरे चीज जो है आपके वेक्टर क्वांटिटी को इंडिकेट करता है। तो वेक्टर लिखने का तरीका भी होता है। तो वेक्टर लिखने के लिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होता है उसको जो हम लोग डिनोट करते हैं किसी न किसी लेटर से, अल्फाबेटिकल लेटर से करते हैं। जैसे कोई वेक्टर है, मान लीजिए फिजिकल क्वांटिटी है, ए से स्टार्ट होता है, मान लीजिए ए है, तो इसको वेक्टर से रिप्रेजेंट करने के लिए इसके ऊपर, राशि के ऊपर हम तीर का निशान लगा देंगे और हम लेटर को मोटा कर देंगे। लेटर को मोटा कर दीजिए या ऊपर में तीर का यदि आप निशान लगा देते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है सदिश को, ये सदिश को बतलाएगा। जिसके ऊपर ना तो तीर का निशान हो ना लेटर मोटा हो तो ये बताएगा आपको अदिश राशि। तो यहाँ पे सदिश और अदिश को रिप्रेजेंट करने का तरीका, निरूपण करने का तरीका क्या है? कोई भी भौतिक राशि है, उस भौतिक के राशि के ऊपर एरो यानी तीर का निशान लगा करके हम लोग इंडिकेट करते हैं कि वह सदिश है। तो सदिश में तीर का निशान या लेटर को मोटा कर देंगे। यदि अदिश होगा तो उसमें कोई लेटर मोटा नहीं होगा, उसमें सिर्फ परिमाण होगा, दिशा नहीं होगा। इसमें परिमाण के साथ साथ आपको निश्चित दिशा भी होगा। तो देखिए सदिशों को निरूपित करने के लिए किसी भी भौतिक राशि के ऊपर तीर का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जहां तीर का माथा मतलब सर उसकी दिशा को बतलाता है तथा उसकी लंबाई उसके परिमाण को बतलाता है। जैसे ये जो लंबाई है उसके परिमाण को बतला दिया, जो इसका हेड है, माथा, सिर है, वह दिशा को बतला दिया। तो इस तरह से हम
वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो आप इस चीज को समझ गए होंगे। और वेक्टर को एडिशन करने का भी तरीका होता है, बहुत डिटेल से हम ऑफलाइन में पढ़ाएंगे। तो अभी हम लोग सिर्फ एक इंट्रो टाइप से वन शॉट वीडियो देख रहे हैं, जिसको तेजी से रिवीजन करना है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जिसे एडिशन ऑफ वेक्टर होता है, यदि सदिशों का जो है योग भी होता है। इसके लिए क्या होता है, जैसे मान लिया वेक्टर ये ए है और ये वेक्टर ए है, तो ए तीर का निशान लगाना पड़ेगा। ये वेक्टर बी है, इस दोनों को जोड़ने का भी तरीका है। यानी मान लीजिए ये वेक्टर ए का टेल है, ये वेक्टर ए का क्या है, हेड है। ये वेक्टर बी का टेल है और वेक्टर ए का ये क्या है, हेड है। जब एक वेक्टर के हेड को, इसके हेड को दूसरे वेक्टर के टेल से जोड़ देते हैं तो इसको एडिशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। यानी पहला वेक्टर का देखिए हेड, दूसरे वेक्टर का टेल को ऐड कर देंगे तो इसको एडिशन ऑफ वेक्टर कहेंगे। इसी को लिखा जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये एडिशन ऑफ वेक्टर का ये पार्ट होता है। एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ये सारा चीज पढ़ने के लिए यहाँ पे मिलता है। तो चलिए हम लोग वन शॉट देख रहे हैं, तो थोड़ा सा हम लोग बेसिक को लेकर के ही चलेंगे और एक ही वीडियो में कंप्लीट करना है, तो सारा चीज को बताना संभव है नहीं। तो देखिए यहाँ पे वेक्टर ए है, उसके ऊपर हम लोग तीर लगा दिए तो ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए सदिशों के परिमाण का निरूपण इस तरह से हम लोग करेंगे। यदि ये रहेगा तो सिर्फ मैग्नीट्यूड को बताया, यदि इसी को ध्यान दीजिएगा एक बार। जैसे परिमाण निकालते हैं, देखिए सदिशों के परिमाण, मैग्नीट्यूड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। जैसे कोई वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको मोड लगाना पड़ेगा। जैसे ही मोड लगाएंगे तो इसका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, और जैसे ही बाहर निकलेगा तो सिर्फ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन की कोई बात नहीं होगी, तो ए हो जाएगा। जैसे वेक्टर बी है और ये माइनस में भी रहेगा तो ये यहाँ पे हो जाएगा बी। कभी माइनस में मैग्नीट्यूड नहीं होता है, -10 kg, -10 मीटर ये नहीं होता है, सिर्फ उसके डायरेक्शन को ये बतला सकता है। तो परिमाण हमेशा प्लस में होगा। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग मोड का यूज करेंगे। यदि ए रहेगा, डायरेक्शन लगाएंगे तो मोड लगा करके उसमें डायरेक्शन लगा देंगे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों तरीका लिखने का याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे यहाँ पे आगे देखिए, अभी इसकी चर्चा भी हम लोग किए थे। त्रिभुज का नियम, ट्रायंगल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है जरा समझिए। त्रिभुज नियम में क्या होता है, किसी भी दो सदिशों का योग, किसी भी दो सदिशों का योग लगातार सदिश होना चाहिए, उसका योग परिणामी भुजा यानी रिजल्टेंट के बराबर हो जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज नियम कहते हैं। जरा समझिएगा। मान लीजिए एक चीज, परिणाम को समझा रहे हैं। परिणाम यानी सदिश का परिणाम क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ए इधर से चल रहा है, अब बी वेक्टर इधर चल रहा है, तो जब दोनों का हम एडिशन करेंगे तो इसको लिख सकते हैं इसे वेक्टर ए और वेक्टर बी। इस तरह से ऐड हो गया, चूंकि एक का है दूसरे का टेल। और इसका परिणाम क्या हुआ, ए से गया बी और बी से गया सी। तो इसके रिजल्टेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रारंभिक को डायरेक्ट अंतिम से मिला दीजिए। तो ये जो सदिश होगा इसको कहेंगे परिणामी सदिश। परिणामी सदिश, ये परिणामी सदिश होगा। तो ये जो होगा वह परिणामी सदिश हुआ। जैसे मान लो यहाँ से चला यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, तो इसमें परिणाम क्या होगा, प्रारंभिक को अंतिम से मिला दो, ये परिणामी सदिश हो गया। मान लीजिए कोई सदिश चला यहाँ से यहाँ, फिर चला यहाँ से यहाँ, तो कहेगा परिणामी सदिश क्या होगा, तो ये प्रारंभिक को अंतिम से मिला दो, ये आपका परिणामी सदिश होता है। तो इस तरह से हम लोग परिणामी सदिश को देख सकते हैं। अब जरा समझिए यहाँ पे त्रिभुज नियम में क्या होगा, तो देखिए ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अब दोनों का एडिशन करना है, तो वेक्टर ए का हेड, अब वेक्टर बी ऊपर जा रहा है तो वेक्टर बी का ये हेड को टेल से। अब यहाँ पे इसका परिणाम निकालना है दोनों के लिए, तो यहाँ पे इसके प्रारंभिक को अंतिम से मिला देंगे, तो ये इसका क्या हो जाएगा, परिणामी सदिश।
ये हो जाएगा परिणामी सदिश। और परिणाम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये सिर्फ लिखने का तरीका है, आर निकालने के लिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यानी ये त्रिभुज बन गया। देखिए इसको आप ए बी सी लिखिएगा तो ये त्रिभुज बन गया। तो ये त्रिभुज नियम में क्या होता है कि वेक्टर ए, त्रिभुज नियम में क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और ये मान लो आर है तो ये वेक्टर आर के बराबर हो जाएगा। ये सिर्फ लिखने का तरीका है, ये फार्मूला नहीं है। इसका आगे हम फार्मूला समांतर चतुर्भुज में बताएंगे क्या होगा। ये लिखने का तरीका है, जहां पे आर जो होता है ये परिमाण होता है, रिजल्टेंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि परिणाम निकालने का क्या फार्मूला हो सकता है। आइए ध्यान दीजिएगा, यहां पे देखिए समांतर चतुर्भुज का नियम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। यदि कोई दो सदिश ए और बी एक दूसरे से कितना थीटा कोण पर हो तो इसके लिए इसका परिणाम क्या होगा, आइए ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए परिणाम क्या होगा, गौर कीजिएगा। मान लीजिए, मानना है हम लोग को कि ये ओ, ध्यान दीजिएगा, ओ ए सी बी एक पॉइंट है, जहां पे वेक्टर जो है, ध्यान दीजिएगा, ए से बी गया, बी से सी गया, और ओ से बी, और यहां बी से सी, ऐसे चला है। या नहीं तो सीधा वेक्टर ये रखिए कि ये वेक्टर पी है और ये वेक्टर क्यू है, और ये वेक्टर P और ये वेक्टर Q, और इसके साथ ही एंगल बना रहा है, कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। मान लो ये एंगल अल्फा है, ये थीटा, और रिजल्टेंट के साथ ये थीटा कोण बना रहा है। तो इस कंडीशन में ये पूरा अल्फा है और इसके साथ ये एंगल क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो ये इसमें इसको प्रूव करके भी हम लोग दिखाते हैं कि कैसे ये समांतर चतुर्भुज का नियम पालन होता है। लेकिन आपको इतना याद नहीं रखना है, सीधा आप जानिए कि कोई वेक्टर है, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, या इसी के जगह पे वेक्टर आर बराबर वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू, कुछ भी हो तो इसको निकालने का तरीका है। इसको छोड़ दीजिए, इसको डायरेक्ट समझिए। अभी हम बोले ये लिखने का तरीका है, फार्मूला अलग होगा। इसका परिमाण निकालने का फार्मूला हो जाता है परिमाण। इसको परिमाण यानी आर निकालने का फार्मूला रूट अंडर कर देंगे। इसको प्रूव भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम प्रूव करके दिखाएंगे नहीं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, याद रखिएगा। यदि रिजल्टेंट निकालना है, आर निकालना है, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का यूज करेंगे। यदि इस रूट को हटाएंगे तो इधर वर्ग करना पड़ेगा, तो आर स्क्वायर बराबर भी लिखा जा सकता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यानी ये और ये दोनों सेम है, लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। या इसको और भी तरीका से लिखा जा सकता है। यदि हम अभी जस्ट बताएं कि वेक्टर ए को मोड में डालते हैं तो ए लिखा जाता है, सिर्फ परिमाण निकलता है। तो इसको आप ये लिख सकते हैं, इसको आप ये लिखते हैं, तो इसको भी आप ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वेक्टर आर का मोड का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए मोड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी, इसको मोड पढ़ते हैं स्क्वायर, प्लस 2 मोड ए वेक्टर मोड बी मोड कॉस थीटा। ये तीनों ये 1 2 3 ये तीनों सेम है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग अलग है। इसको सिंपल तरीका स्क्वायर में रखिए, स्क्वायर हटाकर रूट डाल दिए, या मॉडुलस के रूप में लिख दिए। ये तीनों आपको याद रखना है, तब आपके लिए बेटर रहेगा। तो आप कहीं ना कहीं इसको नोट डाउन कर लीजिए। यही है, यहाँ पे देखिए आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब सब्ट्रैक्शन के केस में ये देखिए जोड़ रहेगा, यानी ए आर बराबर जोड़ में a प्लस बी होता है, और सब्ट्रैक्शन में घटाव में a माइनस बी होता है।
वेक्टर ए और वेक्टर बी का ये जोड़ है, ये घटाव है। तो जोड़ा और सदिश को ऊपर में पढ़ाए थे, सीधा तरीके से आप ना तो जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। इसके लिए वेक्टर रूल का पालन करना पड़ता है। तो जब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करेंगे तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह का यूज करेंगे, और यदि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ माइनस का यूज करेंगे। आइए आगे इस पे और चीज डिटेल से देखते हैं। इसको आप कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये थीटा जो हम लोग लिए, थीटा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण लिए थे, ये पूरा थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों सदिशों के परिणामी का परिमाण कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, रिजल्टेंट शून्य नहीं हो सकता है, अभी जस्ट बताए न तो ये रिजल्टेंट 0 हो सकता है। अब जरा देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इसी पे आधारित क्वेश्चन है। यदि किसी वस्तु पर पूरब की दिशा में कितना लग रहा है 30 न्यूटन का बल, तथा उत्तर की दिशा में 4 न्यूटन का बल लगता है, तो परिणामी बल होगा वह कितना होगा। जरा देखिए, आप जैसे कि डायरेक्शन सभी को पता है, ये होता है पूरब, ये होता है पश्चिम, ये होता है दक्षिण, ये होता है उत्तर। तो पहले किधर लग रहा है, पूरब की दिशा में, तो पूरब इधर है तो पूरब की दिशा में लगा दिए, कितना न्यूटन 3 न्यूटन, 3 न्यूटन लग गया। उसके बाद कहता है देखो, तथा उत्तर की दिशा में 4 न्यूटन, उत्तर किधर है ऊपर, उत्तर की दिशा में देखो कितना लगा, उत्तर की दिशा में 4 न्यूटन, 4 न्यूटन लग गया। तो यहाँ पे देखिए 4 न्यूटन, तो इसका परिणामी बल क्या होगा। तो देखिए स्वाभाविक है कि इस दोनों के बीच आपको पता चल रहा होगा एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। तो इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए ए का वैल्यू है, ये मान लीजिए इसको बी का वैल्यू। तो इसी तरह से थीटा आपका 90 डिग्री हो गया, ए का मान 3 हो गया, बी का मान 4 हो गया। आर निकालना है, तो आर निकालने के लिए फॉर्मूला बताएं, √a² + b² + 2ab cos थीटा। तो ए का मान 3 का स्क्वायर, बी का मान 4 का स्क्वायर, 2 3, ए का मान 3, बी का मान 4, cos 90 डिग्री। और cos 90 डिग्री आपको पता है कि 0 होता है। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 हो गया 25, √25 और इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 5। तो ये आपका परिणाम निकल गया 5, जो कि इसी पे आधारित सवाल था। इसको आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अच्छे से दिख रहा होगा, एक बार देख लेते हैं। चलिए ठीक है। यदि दो सदिशों का परिमाण समान हो, उसके परिणामी का परिणाम भी सदिश के समान हो, तो उसके बीच का कोण क्या होगा। देखिए इसमें कहता है कि आर भी समान हो, यानी वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी बराबर वेक्टर आर, ये तीनों बराबर है। इस तीनों को मान लीजिए x है। तो अभी आर स्क्वायर बराबर फार्मूला पढ़ाए a² + b² + 2ab cos थीटा, अभी ये बताए थे। तो यहाँ r का वैल्यू x² बराबर x² + x² + 2 × x × x और cos थीटा तो निकालना ही है। तो देखो x² बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो x² 2x² प्लस यहाँ पे 2x × x² और cos थीटा। अब देखिए दोनों में x² = 2x² कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा 1 + cos थीटा। अब देखिए यहाँ पे इसको इस साइड ले आइएगा तो x² / 2x² बराबर 1 + cos थीटा। तो ये देखिए स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, तो यहाँ पे क्या बचेगा बाबू, 1 को इधर कर लीजिए, तो 1/2 - 1 बराबर cos थीटा। तो इसीलिए cos थीटा बराबर लिखिएगा, इसका एलसीएम ले लीजिए 2, और यहाँ पे 1 - 2,
तो कॉस थीटा बराबर याद रखिए -1/2। और आपको याद होना चाहिए कि -1/2 कॉस में किसका वैल्यू होता है, तो कॉस थीटा बराबर कॉस 120 डिग्री का मान -1/2 होता है, इसलिए थीटा बराबर 120 डिग्री। ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है, इस तरह का आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यदि समझ में नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा, इसको क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, अभी जस्ट बताए यदि सदिश का जोड़ कहेगा, जोड़, तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे और इस कंडीशन में मैक्सिमम वैल्यू देता है, ये मैक्सिमम के लिए होता है। और इस कंडीशन में आपको ये घटाव, और घटाव का फॉर्मूला होता है, इस कंडीशन में मिनिमम वैल्यू प्राप्त होता है। अभी जस्ट हम आगे बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। a प्लस बी निकालना हो तो √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा याद रखना है। a माइनस बी निकालना है तो √a² प्लस b², यहाँ पे सिर्फ माइनस का चिन्ह देना है, -2ab निकालना है। तो देखिए एक क्वेश्चन है, ये जनरली ऐसे आपको वैल्यू दे दिए हैं ताकि आप याद रखिए। चलिए इसको नोट डाउन करने के बाद आगे का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा, ये त्रिकोणमिति का कुछ एंगल है, साइन और कॉस का, ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे इसलिए दे दिए हैं। अब देखिए a प्लस बी, a माइनस बी हो तो a और b के बीच का कोण निकालिए। तो देखिए वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मोड बराबर वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मोड। अभी जस्ट आपको सिखाए a प्लस बी के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। और माइनस वाले के लिए क्या यूज करेंगे, √a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा, ये यूज करेंगे। रूट से रूट खत्म हो गया। अब देखिए क्या बचेगा, a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। इसको लिख सकते हैं a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा। ध्यान दीजिएगा, a² b² b² खत्म। अब देखिए यहाँ पे माइनस में है तो इधर कर देंगे तो 2ab cos थीटा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पे 4ab cos थीटा बराबर 0, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0/4ab। अब देखिए 0 में डिवाइड करेंगे इसको तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब cos 0 डिग्री का मान कितने होता है, cos थीटा बराबर cos 0 देखिए कितना होता है, cos 0 का वैल्यू 90, यानी cos क्या हो जाएगा 90 डिग्री, इसलिए थीटा बराबर क्या हो गया 90 डिग्री। तो इस कंडीशन में 90 डिग्री है। ये VVI क्वेश्चन है, कई बार हर तरह के एग्जाम में ये पूछा हुआ है, याद रखिएगा। फिर से यदि नहीं समझ में आया होगा तो फिर पीछे जाकर थोड़ा सा आप देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए कुछ आपको नोट याद रखना है। नोट ये क्या याद रखना है, आइए समझिए इस चीज को। देखिए कॉस का जो वैल्यू होता है, कॉस का जो रेंज होता है वह कहां से कहां तक होता है, ध्यान दीजिए। कॉस का रेंज मैक्सिमम होता है 1 और मिनिमम होता है -1। कॉस जो होता है 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1 और कॉस 180 डिग्री का जो वैल्यू होता है -1 होता है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कॉस का 1 होता है, मिनिमम वैल्यू -1 होता है। तो यहाँ पे कॉस के जगह पे +1 रखेंगे तो ये प्लस हो गया। तो देखिएगा ये a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी a प्लस b के होल स्क्वायर पर ये बैठ जाएगा। ये स्क्वायर से इसको काट देंगे, ये स्क्वायर से ये कट जाएगा। तो मैक्सिमम निकालने के लिए आप फार्मूला याद रखिएगा, मैक्सिमम परिणाम, ये परिमाण है, परिणाम निकालने के लिए वेक्टर a प्लस b कर देंगे। और मिनिमम का वैल्यू -1 होता है,
माइनस निकालने के लिए, तो यहाँ पे -1 होता है तो cos थीटा की जगह पे -1 रख देंगे, तो ये a आ जाएगा √a-b का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर से फिर ये रूट खत्म हो जाएगा। तो ये मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आप याद रखिएगा, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आप रखिएगा r मिनिमम बराबर a-b। तो मैक्सिमम के लिए प्लस होगा, मिनिमम के लिए माइनस होगा। चलिए इस पे एक सवाल बनाते हैं हम लोग, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। एक बार स्क्रीन हम कर दिए यहाँ तक, धीरे धीरे स्लाइड कर रहे हैं, स्टॉप करके नोट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर किसी वस्तु पर 3 न्यूटन 4 न्यूटन का बल आरोपित हो रहा हो तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणामी का परिमाण नहीं हो सकता है? कौन नहीं हो सकता है? तो देखिए, A का मान है 4 न्यूटन, B का मान है 3 न्यूटन। तो मैक्सिमम निकालने के लिए A + B कर देंगे तो 7 हो जाएगा, मिनिमम निकालने के लिए 4 - 3 का मान निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। तो 1 और 7 के बीच होगा, इसलिए 8 नहीं होगा। तो 8 नहीं होगा, यानी ये संभव है, यानी इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, मिनिमम होगा 1, मैक्सिमम होगा 7। जो भी ऑप्शन दिख रहा है देखिए, 2 जो है 1 और 7 के बीच में है तो ये हो सकता है। देखिए 1 और 7 के बीच में ये है तो ये भी संभव है, और 1 और 7 के बीच में 6 है तो ये भी संभव है परिमाण। तो यहाँ नहीं है, तो नहीं कौन होगा? 8 नहीं होगा। तो जो नहीं होगा वह आंसर होगा, क्योंकि 8 7 से आगे है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, समकोणीय एकांक राशि, राइट एंगल यूनिट। अब देखिए, इसको समझने से पहले एक छोटा सा हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, आप इसको ध्यान में रखिएगा तब समझ में आएगा। ध्यान से समझिए, एक टॉपिक आपको पढ़ने के लिए, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक आपको पढ़ने के लिए वेक्टर में है, हम बार बार कर रहे हैं। अभी हम 1 लाइनर 1 शॉर्ट वीडियो आपको चढ़ा रहे हैं महामैराथन के तौर पे। आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरा ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कीजिए, और बेहतरीन तरीका से हम प्रत्येक पे सवाल भी कराएंगे और अच्छे से बताते हुए जाएंगे, और सभी विषयों का अलग अलग अनुभवी शिक्षक के द्वारा हम पढ़ाई करवाते हैं यहाँ पे, जिसमें फिजिक्स हम लेते हैं, बाकी के और भी टीचर आपको यहाँ पे मिलेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, यूनिट वेक्टर की बात करें। यूनिट वेक्टर समझिए, इकाई सदिश। इकाई सदिश, तो इकाई सदिश क्या होता है जरा समझिएगा। यह एक ऐसा सदिश होता है जिसका परिमाण 1 के बराबर हो, 1 के बराबर हो। तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 के बराबर हो तो उसे हम लोग इकाई सदिश कहते हैं। और इकाई सदिश का उपयोग दिशा बतलाने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा, इकाई सदिश का उपयोग हम लोग दिशा बतलाने के लिए करते हैं। जैसे दिशा के रूप में हम लोग फिजिक्स में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का यूज करते हैं। जरा समझिएगा, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो जेड एक्सिस ऐसे होगा। जेड एक्सिस ऐसे ऐसे हम बना नहीं सकते हैं, तो इसको हम ऐसे सुला दिए, तो ये आपका जेड एक्सिस हो गया। तो मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और यहाँ पे जेड एक्सिस। ध्यान समझिए, एक्स एक्सिस के लिए इकाई सदिश जो होता है वेक्टर आई यूज करते हैं, वाई एक्सिस के लिए जे और जेड एक्सिस के लिए के। याद रखिएगा, अब जो वेक्टर में आपको देखने के लिए मिलता है आई जे के, आई का मतलब समझिएगा एक्स एक्सिस, वाई जे का मतलब समझिएगा वाई एक्सिस, और के का मतलब समझिएगा जेड एक्सिस। फिर से समझा देते हैं,
आई का मतलब एक्स एक्सिस, जे का मतलब वाई एक्सिस और जेड का मतलब के का मतलब जेड एक्सिस होता है। और सभी का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होता है। जरा समझिए, हम लिखें यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। अलोंग मतलब होता है उसी के अनुदिश, एक्स एक्सिस के अनुदिश वेक्टर आई। यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस लिखेंगे तो इसके लिए हम लोग जे। यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस तो इसके लिए वेक्टर हम लोग लिखते हैं के। और ये तीनों का जो मैग्नीट्यूड होता है सभी का 1 के बराबर होता है। जैसे वेक्टर आई का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मोड लगाएंगे, वेक्टर जे बराबर वेक्टर के ये सभी का परिमाण 1 के बराबर होता है, इसलिए इसे हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन हम लोग यूज डायरेक्शन के लिए करते हैं। जैसे देखिए, कहीं पे आपको लिखे वेक्टर ए बराबर 3i प्लस 4j प्लस 6k, ये लिखा हो तो इसका मतलब आई देखिएगा तो सोचिएगा ये किधर होगा, एक्स के लंब होगा। जे देख करके सोचिएगा ये वाई एक्सिस में होगा, के देख करके सोचिएगा ये जेड एक्सिस में। अब एक्स वाई जेड आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा वेक्टर में, आई जे के रूप में रहता है। आई का मतलब समझिएगा एक्स है, जे का मतलब y है और z का मतलब ये k का मतलब होता है z एक्सिस। ये डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। और सभी का मैग्नीट्यूड जो होता है 1 के बराबर होता है। i j k सभी के मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग 1 यूज करते हैं। तो अब आगे ये यूनिट वेक्टर के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज था, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और आगे हम लोग चलते हैं। चलिए अब आइए समझिए, ध्यान दीजिए। अब कहता है समकोणीय, जैसे भौतिक राशि में एक्स आई को रिप्रेजेंट किया अभी बताए, वाई जे को जेड के से निरूपित किया जाता है। जैसे कोई इक्वेशन दिया है, देखिए a 3i 8j 5k, तो हम बताए एक्स एक्सिस के लोग आई, वाई एक्सिस के लोग जे और जेड एक्सिस के लोग के। तो बताइए अभी जस्ट बोले आई रिप्रेजेंट करेगा एक्स को, जे करेगा वाई को और ये के करेगा जेड को। तो बताइए एक्स अक्ष में परिमाण कितने हो गया 3, वाई अक्ष में परिमाण कितने हो गया 8 और जेड एक्स में कितना हो गया, जेड एक्स में 5। तो ए का परिमाण क्या होगा, देखिए सदिश के परिमाण निकालने के लिए एक फॉर्मूला बता देते हैं। सदिश का परिमाण निकालने के लिए जब दो दिशा की बात हो, दो दिशा के लिए यदि निकालना हो तो वेक्टर ए बराबर दो दिशा एक्स आई प्लस वाई जे होगा। तो इसका परिमाण निकालने के लिए मोड निकालना पड़ेगा। मोड निकालने के लिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको डिटेल से प्रूफ भी करते हैं हम लोग, लेकिन अभी आपको जान लेना है। तो यहाँ पे a बराबर लिख सकते हैं दो दिशा के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया। यदि आप 3 दिशा की बात करें, 3 दिशा में परिमाण, 3 दिशा में परिमाण, तो 3 दिशा के लिए वेक्टर a बराबर मान लो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के दिया हो, तो इसका परिमाण मोड निकालने के लिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर करते हैं। तो a बराबर फाइनली आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड कैसे पता चला, आपको पता चल गया होगा। आई रहे तो x हो गया, j रहेगा तो y और k रहेगा तो z एक्सिस। तो यहाँ से एक्स वाई पता चल जाएगा। अभी इसी में इसका यदि परिमाण कह रहा है निकालने के लिए, तो 1 2 3 दिशा वाला है, तो x का वैल्यू कितने 3, y का वैल्यू कितना 8 और z का वैल्यू 5। तो a का परिमाण निकालने के लिए देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सभी का स्क्वायर लगाकर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, रूट 98 हो जाएगा। अब इसी में देखो यदि
बी में दे दिया है। एक और एग्जांपल यदि इसको नोट कर लीजिएगा, यदि ए का भी उदाहरण को हो तो एक दे देते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। रूट बराबर 2i प्लस 3j हो तो इसको कैसे निकालेंगे? तो a निकालने के लिए क्या करेंगे? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स का मान i देखें तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 प्लस 3 तिया 9, रूट में डाल देंगे और 4 और 9 13 हो जाएगा आंसर। तो ऐसे हम बना सकते हैं इसको। एक आइए आगे हम और सॉल्व करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। b बराबर 3i 9j और 5k है, तो इसका मतलब ये x का मान है, ये y का मान है और ये z का मान। x का मान 3, y का मान 9 और z का मान 5 है। अब इसका यदि परिमाण निकालना होता, परिमाण 3 दिशा वाला है, परिणाम, तो इसके लिए परिमाण परिणाम निकालना हो तो इसीलिए रूट अंडर क्या कर देंगे? एस का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करके आप जो होगा वही उसका रिजल्ट हो जाएगा। तो परिणाम निकालने के लिए आप सीख गए होंगे। अब है सदिश का गुना। तो सदिश का गुना हम लोग आइए अब सीखते हैं। सदिश को आप दो तरह से गुना कर सकते हैं, कोई भी चीज़ है उसको दो तरीका से, जैसे 2.2 बराबर 4 अलजेब्रा में, और 2 क्रॉस 2 बराबर भी 4 कहते हैं। ये है बीजगणित का गुना। तो इसको हम लोग यहाँ पे डॉट पढ़ते हैं और इसको हम लोग पढ़ते हैं क्रॉस, इसको पढ़ते हैं क्रॉस। ये आपका डॉट है, ये आपका क्रॉस है। तो वेक्टर को दो तरीका से गुना किया जा सकता है, एक तो डॉट के द्वारा, एक क्रॉस के द्वारा। तो चलिए इस चीज को हम अच्छे से सिखाते हैं यहाँ पे, डॉट के द्वारा और क्रॉस के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, सदिश का गुना, सदिश का गुना। तो सदिश को दो तरीका से गुना किया जा सकता है, ध्यान से समझिएगा, सारा चीज इसी में हम बता देंगे। एक तो दो सदिश का डॉट गुना, एक होता है यहां पे दूसरा दो सदिश का क्रॉस गुना। दो सदिशों का डॉट गुना, दो सदिशों का क्रॉस गुना। अब इसी को और लिखा जाता है एक और तरीका से, दो सदिशों का अदिश गुना, और यहां पे और इसी को लिखा जाता है दो सदिशों का सदिश गुना। ये इसको लिखने का तरीका है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। देखिए ये डॉट होता है, इसको डॉट पढ़ते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। इसको डिफाइन करते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसको क्रॉस पढ़ते हैं ए बी साइन थीटा, इसको पढ़ते हैं क्रॉस। ये क्रॉस है और ये डॉट है, और यहाँ पे इसके लिए हम यूनिट वेक्टर डायरेक्शन यूज करते हैं। क्योंकि इसमें दिशा नहीं होता है तो इसमें कोई दिशा की चर्चा नहीं होता है, और इसमें आपको डायरेक्शन यूज करना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान दीजिएगा, जैसे वर्क W बराबर होता है Fs। वर्क एक अदिश राशि है, अदिश राशि है, और ये दोनों सदिश होगा, सदिश गुना है। तो यहाँ पे ये अदिश है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा यूज डॉट, डॉट का करेंगे। लेकिन टॉर्क, टॉर्क आघूर्ण, आघूर्ण एक सदिश राशि है, इसके लिए भी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही फॉर्मूला होता है, लेकिन यह सदिश है। ये ध्यान दीजिएगा, ये सदिश है, तो सदिश है तो वेक्टर का चिन्ह लगेगा, दोनों पे वेक्टर है। ये सदिश है तो यहाँ पे ये क्रॉस लगेगा,
तो ध्यान दीजिएगा, यदि कोई भी राशि हो वो अदिश हो तो डॉट प्रोडक्ट का यूज होता है, और डॉट होगा तो ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा फॉर्मूला यूज करेंगे। यदि सदिश राशि का गुना होगा तो क्रॉस लगेगा, क्रॉस के लिए साइन आएगा, याद रखिएगा, डॉट के लिए कॉस, क्रॉस के लिए साइन, याद रखिएगा, डॉट के लिए कॉस, क्रॉस के लिए आपका साइन लगेगा। इतना एक बेसिक रूप से ये याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, अब यहां पे देखिए सदिशों का अदिश गुना, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, सदिश के अदिश गुना के लिए हम लोग डॉट डॉट का से सूचित किया जाता है। यदि कोई दो सदिश ए और बी एक दूसरे से कितने एंगल पर, थीटा कोण पर हो तो उनका अदिश गुना को वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा लिखते हैं। जैसे वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इसके बीच का एंगल थीटा है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर थीटा हो गया, ये सॉरी ए वेक्टर बी बीच का एंगल थीटा है। तो यहाँ जहाँ थीटा ए और बी के बीच का क्या है, कौन है, याद रखिएगा, सदिशों का अदिश गुना एक क्या होता है, अदिश राशि का होता है, अभी जस्ट बताएं। इसमें एक चीज याद रखिएगा, जैसे कि अभी दिशा की बात करें थे, तो यहाँ पे एक चीज आपको गुना करने के लिए हम सिखा देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहीं पे लिखते हैं। यदि समान दो इकाई सदिश का डॉट गुना करना हो, गुना ये कैसे होता है ऑफलाइन में पूरा डिटेल से पढ़ाते हैं। वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई लिखेंगे, समान है, एक बता देते कैसे होता है। आई डॉट आई है तो आई का मैग्नीट्यूड, फिर आई का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा लिखेंगे। हम बताए थे आई का मान कितना होता है, वेक्टर आई मोड परिमाण 1, इसका भी मान 1, और आई है तो स्वाभाविक है दोनों एक्स में होगा, एक्स में होगा तो थीटा का मान कितना डिग्री, 0 डिग्री, और यहाँ पे कॉस कितना डिग्री, 0 डिग्री, तो यहाँ पे 1 इंटू कॉस 0 1, तो यहाँ पे 1, यानी समान यूनिट वेक्टर को डॉट से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है। इसी प्रकार यदि जे डॉट जे करेंगे तो 1 होगा, के डॉट के करेंगे तो 1 होगा। लेकिन ये समान के साथ डॉट प्रोडक्ट का मान 1 होता है, लेकिन असमान इकाई सदिश रहेगा, आई डॉट जे रहेगा तो 0, क्योंकि आई जे हो गया तो एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ 90 डिग्री का बनेगा, कॉस 90 डिग्री रखेंगे 0 हो जाएगा। इसी तरह से जे डॉट के इक्वल टू 0, के डॉट आई इक्वल टू 0 होता है। ये कैसे हुआ जरा समझ लीजिए, ये देखिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, बीच में कितना का एंगल बनेगा, 90 डिग्री। ये मान लो आई है, ये आपका जे है, तो आई डॉट जे लिखेंगे, एक बार समझा देते हैं। तो आई जे और यहाँ पे कॉस कितना डिग्री, 90 डिग्री, तो आई का मान 1, जे का मान 1 और 90 डिग्री का मान 0, तो ये पूरा क्या हो गया 0। तो असमान के साथ सीधा सीधी डॉट 0 होता है, और क्रॉस के साथ जो डॉट के साथ जो है आई डॉट आई 0, जे डॉट 0, के डॉट के 0, लेकिन समान के साथ 0 नहीं होता है, 1 होता है। आइए यहाँ पे थोड़ा सा और बता देते हैं इसको, याद रखिएगा, आई डॉट आई का वैल्यू 1, जे डॉट जे का वैल्यू 1, के डॉट के का वैल्यू 1, और आई डॉट जे का वैल्यू 0, जे डॉट के का वैल्यू 0, के डॉट आई का वैल्यू 0, यानी समान के साथ 1 और समान के साथ 0। मान लो वेक्टर ए बराबर दिया है 3i प्लस 4j, वेक्टर बी बराबर दिया है 2i प्लस 3j। ध्यान दीजिएगा, अब इसका गुणनफल करना है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालो, तो कैसे निकालेंगे, तो ए का मान रखो, तो ए का मान क्या हो गया 3i प्लस 4j डॉट
और b का मान रखो 2i प्लस 3j। अब गुणनखंड आप लोग को आता होगा, कीजिए। 3 दूना 6, i डॉट आई क्या बोले थे 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे इसको एक बार सॉरी इसको फिर इससे करना है तो यहाँ प्लस है तो प्लस 3 तिया 9 i डॉट j तो क्या हो जाएगा 0, प्लस अब 4 से कीजिए दोनों में, 4 दूना 8 j डॉट i क्या हो जाएगा 0, और समान में 0 कर देना है, प्लस यहाँ पे 4 तिया 12 और j डॉट j क्या हो जाएगा 1। तो देखिए 6 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 12 और 12 6 क्या हो जाएगा 18, ये आंसर हो गया। इस तरह से डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। अब इसी का दूसरा तरीका हम बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि डायरेक्ट इसको भी करना चाहिएगा तो कर सकते हैं, जरा ध्यान दीजिए। देखिए समान वाले के साथ तो 1 होता है और समान वाले के साथ 0 होता है, तो देखिए समान वाले के साथ सीधा गुना कीजिए, 3 दूना 6 प्लस 4 तिया 12 हो गया 18 आंसर। तो इसी तरह से वेक्टर a बराबर एक और करा के दिखा देते हैं, वेक्टर a बराबर 6i प्लस 5j हो, और वेक्टर b बराबर मान लीजिए 3i प्लस 4j हो। तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 6i प्लस 5j डॉट वेक्टर 3i प्लस 4j कैसे निकालेंगे। अभी हम बोले समान वाले के साथ 1 होता है, असमान तो वैसे 0, तो इसको कर दीजिए 6 गुना 3 18 प्लस 5 चौके 20 और 18 और 20 हो गया 38, ये आंसर हो गया। चाहे आप ऐसे डिटेल से ऐसे बना सकते हैं, डायरेक्ट लिखना चाहेंगे तो समान वाले के साथ मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं। ये डॉट को गुना करने का तरीका है, लेकिन क्रॉस के लिए चेंज हो जाएगा। अब देखिए ये डॉट का रूल है, सेम वाले के साथ 1 होता है, डिफरेंट वाले के साथ 0 होता है, लेकिन क्रॉस में मामला अलग है। तो क्रॉस का क्या होगा, आइए क्रॉस का हम लोग सीखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्रॉस में देखिए क्या होगा, सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट, दो सदिश के सदिश गुना को हम लोग क्रॉस का चिन्ह से सूचित किया जाता है। यदि कोई सदिश a और b एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उनका सदिश गुना वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b बराबर ए बी कॉस थीटा n कैप लिखिए या u कैप होता है। n कैप तरल के लंबवत दिशा में होता है, परपेंडिकुलर होता है। अब देखिए सदिश का सदिश गुना एक सदिश होता है, यानी सदिश को सदिश से गुना करेंगे तो वह सदिश ही होगा, और सदिश का गुणनफल होता है तो हमेशा सदिश भी या अदिश भी हो सकता है। तो देखिए अब यहाँ पे ये सवाल है, ध्यान दीजिएगा, वेक्टर a का मान दिया है, वेक्टर b का मान दिया है, और दोनों के अदिश गुना निकालना है। स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट अभी निकाल के सिखाए हैं। वेक्टर a और वेक्टर b का दिया है, इसका सदिश गुना अभी जस्ट निकाल के बताए हैं। आप क्वेश्चन को नोट कर करके अपने से ट्राई कीजिएगा, जरूर बनेगा। और यदि सदिश का गुना का कुछ रूल होता है, इसको हम बता देते हैं किसके साथ कैसे गुना करते हैं। 5 मिनट में हम समझा देंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। सदिश का गुना का क्या रूल है, देखिए बाबू, यदि समान इकाई सदिश होगा i क्रॉस i डॉट i लिखते थे 1, लेकिन यहाँ पे समान में क्रॉस 0 होता है। कैसे होता है जरा इसको भी समझ लीजिए। जैसे i ही है तो i का मतलब होता है x एक्सिस, ये भी x एक्सिस, तो i और ये i दोनों i x एक्सिस में है, तो स्वाभाविक है दोनों x एक्सिस में है, तो थीटा कितने डिग्री 0 डिग्री। तो i क्रॉस i के लिए मोड i, यहाँ पे मोड i साइन कितना डिग्री 0 डिग्री, मोड i का मान 1, मोड i का मान 1 और साइन 0 डिग्री का मान 0, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 0। इसीलिए समान यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, लेकिन डॉट में 1 होता है। कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये माइंड में पूरा सेट कर लीजिए। यहाँ पे इसी तरह से j क्रॉस j लिखेंगे तो 0 हो जाएगा, k क्रॉस k हो जाएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, याद रखिएगा। तो समान में 0 होगा, लेकिन असमान का अलग रूल है। असमान का क्या रूल है जरा समझिएगा। जब कोई असमान सदिश को हम लोग क्रॉस गुना करते हैं तो तीसरा कोई यूनिट वेक्टर प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा। कोई असमान
सदिश को क्रॉस से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई तीसरा यूनिट वेक्टर प्राप्त होता है। देखिए कैसे प्राप्त होता है तीसरा यूनिट वेक्टर। जैसे देखिए एक हम ट्रिक के द्वारा इसको बताना चाहेंगे ताकि आप आसानी से याद रख पाए। तो देखिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इसको जेड एक्सिस मान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, ये आपका जेड है। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस है तो आई, वाई एक्सिस है तो जे, जेड एक्सिस है तो के। यदि इधर गुणा करेंगे और इधर दोनों साइड होगा, इधर घड़ी के विपरीत दिशा होता है तो इसको कहेंगे एंटी क्लॉक वाइज, इसको बोलेंगे क्लॉक वाइज। एंटी क्लॉक वाइज में डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे और क्लॉक वाइज में हम लोग लेंगे माइनस। हम बोले कोई दो असमान इकाई सदिश को क्रॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई तीसरा प्राप्त होगा, यानी आई क्रॉस जे करेंगे तो तीसरा के प्राप्त होगा, जे क्रॉस के करेंगे तो तीसरा आई प्राप्त होगा। देखिए कैसे, ध्यान दीजिएगा। एक इस साइड लिख रहे हैं हम लोग, ध्यान दीजिए, क्लॉक एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक वाइज, इधर क्लॉक वाइज। तो ध्यान रखिए, इधर आपका पॉजिटिव लेते हैं और इधर क्या लेते हैं, नेगेटिव। माइंड में सेट कीजिएगा, बहुत ये जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। आप 12 के मैथ में यदि वेक्टर भी पूछा जाता है वहां पे, यदि ये कॉन्सेप्ट रखिएगा तो कई सवाल ऐसे बन जाएगा आपसे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो 10th पास करके आए हैं यदि इसको अच्छे से पढ़ लिए होंगे तो 11th में आपको लगेगा कि पढ़ा सा। देखिए आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, तो तीसरा यूनिट वेक्टर होगा के, और ऊपर से कर रहे हैं तो इसलिए ये प्लस होगा। जे क्रॉस आई, ध्यान देखिएगा, जे क्रॉस के, तो तीसरा यूनिट वेक्टर होगा प्लस आई, क्योंकि उधर से एंटी क्लॉक घूम रहे हैं। अब देखिए के क्रॉस आई, तो यहाँ पे जे होगा यूनिट वेक्टर और एंटी क्लॉक घूम रहे हैं तो ये आपका प्लस होगा। लेकिन देखिए आई क्रॉस के करेंगे तो ये इधर से आ रहे हैं, यानी क्लॉकवाइज में तीसरा यूनिट वेक्टर तो होगा जे, लेकिन ये होगा जे माइनस जे। अब देखिए के क्रॉस जे, तो तीसरा यूनिट वेक्टर होगा आई, लेकिन ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि ये क्लॉकवाइज चला घुमा रहे हैं। जे क्रॉस आई, तीसरा यूनिट वेक्टर होगा के, और ये माइनस में के होगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि असमान में समान में हो जाता है सब जीरो। असमान इकाई सदिश को हम लोग क्रॉस से गुना करते हैं तो यहाँ पे कोई तीसरा यूनिट वेक्टर प्राप्त होता है, क्या कि डायरेक्शन वेक्टर बताएगा। यानी असमान का जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो तीसरा कोई यूनिट वेक्टर प्राप्त होगा। यदि आपको एक बार में माइंड में सेट किया तो सही है, नहीं तो फिर भी एक बार वीडियो को पीछे करके जाइएगा और फिर से देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए एक पर इस पे सवाल देते हैं, ध्यान दीजिए। मान लीजिए वेक्टर ए बराबर 3i प्लस 4j है, वेक्टर बी बराबर 4i प्लस 5j है, और इसका हम लोग को क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वही रूल है गुणनखंड वाला, 3i प्लस 4j क्रॉस 4i प्लस 5j। देखिए कैसे करेंगे, इसमें पूरा गुणनखंड करना पड़ेगा आपको। 3 चौके 12, i क्रॉस i, क्रॉस वाला में समान में 0। अब देखिए अब देखिए यहाँ प्लस है, ये प्लस प्लस हो जाएगा। 3 5 15। अब देखिए i क्रॉस j, देखिए यहाँ पे i क्रॉस j, तो तीसरा यूनिट के होगा और प्लस में होगा, तीसरा यूनिट वेक्टर के होगा और ये आपका प्लस में होगा। प्लस नहीं कुछ है तो प्लस छिपा हुआ है, इसका दोनों से कर दिए। अब फिर कीजिए इससे प्लस, यहाँ प्लस प्लस, 4 चौके 16, जे क्रॉस आई। तो देखिए जे क्रॉस आई क्या होता है, जे क्रॉस आई इधर से घूम रहे हैं क्लॉकवाइज, तो जे क्रॉस आई क्या होगा के, और के जो होगा वो माइनस में हो जाएगा, माइनस के होगा।
प्लस 4 पंचे 20 और j क्रॉस j क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 प्लस 15k और प्लस माइनस माइनस 16k बराबर के सॉरी प्लस 0 हो जाएगा। तो माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा -1k और इसका परिमाण निकालना होगा। परिमाण निकालने के लिए ये माइनस वाला चिन्ह खत्म हो जाएगा, 1 हो जाएगा, k का मान 1 यानी 1 इसका आंसर हो गया। ये कैसे निकाले देखिए, परिमाण निकालने के लिए माइनस वाला प्लस हो जाता है, एक तो एक है ये है, यहाँ पे k मोड k का मान 1 है, 1 गुना 1 1 हो जाता है। इसका आंसर ये होगा। आप एक ठो खुद से बना के देखिएगा। वेक्टर a बराबर 5i प्लस 6j, वेक्टर b बराबर 10i प्लस 5j। तो यहाँ पे वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b निकाल करके खुद से देखिएगा और आपसे बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ भी सवाल दिया है, यदि वेक्टर 3i 4j प्लस 8k हो तो वेक्टर b बराबर i इतना इतना हो तो a और b का अदिश गुना, अदिश गुना का मतलब हुआ वही डॉट गुना, तो डॉट करना है सभी के साथ, आपसे बन जाएगा। यदि क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और बनाइएगा, बन जाएगा, नहीं बनेगा तो सॉल्यूशन को देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। वेक्टर a और वेक्टर b दिया हो तो उनका अदिश गुना, तो अदिश गुना को ही डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकालिएगा, बन जाएगा। अब जरा समझिए यहाँ पे सदिशों का विमोचन, विमोचन क्या होता है सदिशों का, ध्यान दीजिएगा। हम लोग सदिशों का विमोचन कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जब कोई भी सदिश, मान लीजिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और कोई सदिश मान लीजिए वेक्टर p है, ये वेक्टर p और ये थीटा कोण पे चलता है, तो इसका 2 कंपोनेंट होता है, याद रखिएगा। जिसके साथ कोण बने तो ये वेक्टर p के साथ ये cos थीटा होगा, जिसके साथ परपेंडिकुलर हो वो हो जाएगा p sin थीटा। इसको प्रूव करके भी दिखाते हैं, लेकिन उतना टाइम है नहीं अभी जो प्रूव करके दिखाएंगे। तो सीधा सीधी तो याद रखिएगा, x एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल, ये होता है वर्टिकल, इसको कहते हैं क्षैतिज, इसको क्षैतिज, इसको उदर। तो उदर के लिए हम लोग साइन यूज करते हैं और क्षैतिज के लिए cos यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए ये थीटा कोण है, f वेक्टर चल रहा है तो ये f cos थीटा हो गया और ऊपर वाला f sin थीटा। तो x एक्सिस की दिशा में परिमाण जो होगा f cos थीटा होगा और y एक्सिस के लिए f sin थीटा होगा। जैसे देखिए नीचे दिए गए चित्र में x और y के में परिमाण क्या होगा, तो देखिए f का मान यदि 10 है और 30 डिग्री पे ये है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 गुना cos 30 डिग्री का मान √3/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 दूना 10 यानी 5 रूट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और यहाँ पे निकालिएगा इसी का, तो f का मान 10 और sin 30 डिग्री का मान 1/2 यानी आपका 5 दूना 10 यानी 5 हो जाएगा ये। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए नीचे में निकाला हुआ है f cos थीटा, f का वैल्यू 10 cos 30 डिग्री √3 में आ गया। y एक्सिस के अलोंग तो f sin थीटा 10 और 30 का मान 1/2 रखेंगे, 5 दूना 10, ये कट जाएगा। इस तरह से ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, x के एक्सिस के साथ cos, y एक्सिस के साथ आपका हम लोग साइन लेते हैं और इसका पूरा यूज है आगे वेक्टर में। तो यहाँ तक आपका पूरा कंप्लीट होता है वेक्टर। आज हम आप लोगों को एक शॉर्ट वीडियो, 1 लाइनर वीडियो हम बताए आपको। वेक्टर इतना ही नहीं होता है, वेक्टर बहुत बड़ा टॉपिक है, फिजिक्स में तो पूछा ही जाता है, साथ में आपको मैथमेटिक्स में भी वेक्टर आपको देखने के लिए मिलता है और पूरे फिजिक्स में वेक्टर का यूज होता है। तो आप इसका डिटेल से पढ़ना चाहिएगा, क्योंकि मैराथन में एक क्लास में कितना बता सकते हैं और इससे कई गुना ज़्यादा आपको ऑफलाइन में हम बताएंगे और ये आपको 11th क्लास में भी पढ़ने के लिए मिलता है। तो आप निश्चित रूप से मेरे ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा क्लास ऑफलाइन पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल के लिए स्टार्ट हो गया है। अब किसी भी प्रकार का विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो 9128888878 पर कॉल करके आप प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है? और ये मेरा इंस्टीट्यूट है भागलपुर में, यूनिवर्सिटी रोड, सराय काली मंदिर के जस्ट आगे। और यहाँ पे सभी विषय के
अलग अलग अनुभवी शिक्षकों के द्वारा हम पढ़ाई कराते हैं। तो आपके संपर्क में कोई भी स्टूडेंट पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल का तैयारी करना चाहता है तो निश्चित रूप से मेरे इंस्टीट्यूट में आप भेजिए और उसको अच्छा लाभ मिलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और जो भी स्टूडेंट पूरे वीडियो को आप अच्छे से देखे हैं तो ज़रूर फीडबैक दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।